नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आखिरकार हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर का चुनाव होंगे। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों से लेकर चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में राज्य के 10 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। बाकी 12 जिलों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही 10 जिलों के ग्रामीण एरिया में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। 30 को पोलिंग होगी मेंबर जिला परिषद और पंचायत समिति इन 10 जिलों की। संडे है तो इसलिए कि भी ताकि लोगों को घर से निकलें और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज वोटिंग की हो। फिर वही चूंकि पोलिंग पार्टी पंचायत के इलेक्शन के लिए जाएगी तो 2 दिन का वक्फा रखा गया, गैप रखा गया है। तो सरपंच और पंचायत का चुनाव 2/11 को होगा, वेडनेसडे है। और अगर कोई मान लीजिए 30-10 वाले दिन कोई भी पोल कहीं पे होता है तो उसको 2/11 को पंचायत चुनाव के साथ ही उसका रिपोल भी करा दिया जाएगा। 10 जिलों में किया उन्होंने पंचायत चुनाव, और वो जो है बाकी 10 में करेंगे। अभी मैंने पहले कहा था भाई जिला परिषद के अगर डायरेक्ट चुनाव करते हैं तो पार्टी सिंबल पे लड़ेगी, मानी तो पंचायत के चुनाव नहीं लड़ेगी। जिला परिषद के बारे में पार्टी विचार करेगी। जो मेयर का इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन करवाया है तो जिला परिषद के चेयरमैन का क्यों नहीं डायरेक्ट करवा रहे भाई? पता लग जाएगा। उसमें हम सिंबल पे लड़ेंगे, आए मैदान में। पहले चरण में 10 जिलों में होंगे चुनाव। भिवानी, फतेहाबाद में पहले चरण में चुनाव। कैथल, पंचकुला में पहले चरण में चुनाव। नूंह, पानीपत, यमुनानगर में पहले चरण में चुनाव। जींद, महेंद्रगढ़, झज्जर में भी पहले चरण में चुनाव। आज से आचार संहिता लागू। सरपंच के चुनाव डायरेक्ट होंगे। जिला परिषद ब्लॉक समिति के लिए 30 अक्टूबर को होंगे चुनाव। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को चुनाव। 8 अक्टूबर को जारी होगा नोटिफिकेशन। 14 से 19 अक्टूबर तक भरे जाएंगे नामांकन। 20 अक्टूबर को नामांकन की होगी छटनी। 12 जिलों में होंगे दूसरे चरण में मतदान। हिसार, रोहतक, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, सिरसा, चरखी दादरी, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में BCA को 8% और महिलाओं को 50% आरक्षण प्रावधान किया था। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो सके। इसकी सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट किया है कि वो चुनाव नए प्रावधान से करा सकती है, लेकिन इसका रिजल्ट कोर्ट के आखिरी फैसले पर निर्भर रहेगा। वहीं पंचायत चुनाव के दंगल को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां लगभग पूरी हैं। इस बार मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, NLO, JJP के अलावा आम आदमी पार्टी भी है। तो देखना होगा पंचायत चुनाव के इस चुनावी दंगल में आखिर किसका होगा मंगल। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर गोहाना में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने वाल्मीकि आश्रम में समरसता भवन का भी उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो आखिर में रह गया है उसको आगे बढ़ाना है। हम सभी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब ऋषियों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो बताया था, हमने एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना सरकार की ओर से कभी राज्य स्तरीय करेंगे तो कभी जिलानुसार कराएंगे। राज्य स्तरीय अगर मैं महर्षि वाल्मीकि की जयंती की बात करूं तो जैसा बताया कि सन 2015 में सबसे पहले हमने कैथल में और महर्षि वाल्मीकि की जयंती बनाई थी। इसी प्रकार बहुत बड़ा एक इकट्ठ हुआ था।
उधर नरवाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 10 लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी से ग्रामीण स्तर पर शिक्षाओं का स्तर ऊंचा होगा। इस दौरान उन्होंने नरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को खादी ग्रामोद्यान चेयरमैन पद से हटाने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी भी भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग पार्टी गतिविधियों से भाग नहीं लेते, नीतियों का विरोध करते हैं, तो उन पर एक्शन लेना भी जरूरी है। संगठन मजबूती के साथ चलाए जाते हैं और मैं ये मानता हूं कि कोई इसको लीनियंसी मांगने तो एक्शन लेना पार्टी का है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 2 नोटिस दिए थे, उनका रिप्लाई नहीं किया तो पार्टी ने निर्णय लिया। अगर पार्टी से निकालना भी होगा तो कोई इसमें मुझे नहीं लगता पार्टी को हर्ज हो। उधर हरियाणा कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग पार्टियों के 28 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। कांग्रेस का दामन थामने वालों में जेजेपी के राष्ट्रीय सचिव अनीता यादव और अटेनी से उम्मीदवार रहे सम्राट यादव भी। कांग्रेस के बढ़ते कुनबे को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, जनता और नेताओं के रुझान साफ हैं कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जेजेपी जा रही है। तो मैं अनीता जी का और जो साथी आए हैं सडौरा से और यहां से अपना रादौर से, इन सबका स्वागत करता हूं। ये ठीक समय फैसला लिया और इस प्रकार से हर जगह से पार्टी में बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का कुनबा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये चाहता है कि लोगों का रुख अब कांग्रेस की ओर है। कांग्रेस की सरकार आने वाली है और ये मौजूदा सरकार जाने वाली है। ये इंडिकेशन है। मेरा राजनीतिक तजर्बा ये है, ऐसा ही होता है चुनाव से 1-2 साल पहले। खबर भिवानी से है, जहां हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को नया चेयरमैन मिला है। बता दें कि शिक्षा बोर्ड में उप प्रधान के पद पर रहे वीपी यादव ने चेयरमैन का पद संभाल लिया और पदभार संभालने पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को पूर्ण रूपेण लागू करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उनका मानना है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को गुणवान, सुशील और ज्ञानवान बनाया जा सकता है। वीपी यादव ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त किया। और अब खबर गोहला चीका की अनाज मंडी से है। आज जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने अनाज मंडी का निरीक्षण किया और कहा कि हरियाणा में चीका की मंडी नंबर 1 है। विधायक ने कहा कि सरकार के सफल नेतृत्व में फसल की खरीद के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिससे किसानों को लाभ पहुंच रहा है। कल मैंने सीवण मंडी का दौरा किया था और आज चीका के अंदर हूं और चीका मंडी को काफी नजदीक से भी हमने देखा है, परखा है, समझा भी है। मुझे इस बात की खुशी है कि चीका की मंडी हरियाणा के अंदर शिरोमणि मंडियों के अंदर शामिल होने जा रही है। चीका की मंडी के अंदर ये जो खरीद है ये बताते हैं कि 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, आज कल तक का कैथल जिले की टोटल जिले की खरीद है 25 लाख 25 लाख क्विंटल और ये चीका कैथल के जिले की है सारी। और चीका मंडी कल्ली की खरीद है 13,37,000। ये कल्ली चीका मंडी की तरफ, मतलब 25 में से 13 तो 50% एक तरफ कल्ली मंडी है, इसका भाव ये है। और कैथल मंडी के जो हेड है कैथल का, किसी समय के अंदर व्यापार का केंद्र होता था और इसके कैथल के मंडी के वजह से ही बोलियां शुरू होती थी। उसमें सिर्फ 3,92,000 क्विंटल आई है। ये जो हमारी धान की जो खरीद है ये हुई है कैथल मंडी के अंदर 25, कैथल 3 और कैथल जिले में 25, चीका मंडी में 13। तो चीका मंडी नंबर 1 के ऊपर इस टाइम चल रही है। चीका मंडी अग्रणी मंडियों में से एक इस टाइम हरियाणा में बन गई है। मैं यहाँ के व्यापारियों को
और यहाँ के मिलर्स को जो है, जितने भी सेलर वाले हैं, यहाँ के आड़तियों को, ये सब बधाई के पात्र है कि जिन्होंने हमारा बहुत ऊंचा नाम रोशन भी किया और बहुत अच्छे ढंग से किसान खुश है, व्यापारी खुश है, आम जनता खुश है। जो सुविधाएं थी सरकार ने सारी सुविधाएं किसानों को दी है। 24 घंटे के अंदर भुगतान हो रहा है किसान को। तो अब मंडियों में से, इसलिए मैंने कहा कि शिरोमणि मंडियों में से एक बन करके उभरी है, वो है चीका मंडी। उधर इंद्री अनाज मंडी में भारी मात्रा में धान आने से मंडी पूरी तरह से जाम हो गई है। मंडी के शेड पूरी तरीके से भरे पड़े हैं। साथ ही अंदर के रास्ते भी धान से अटे होने के कारण किसानों का भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मंडी के तीनों गेटों के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी लाइनें लगी होने के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है। तो वहीं मौसम भी किसानों को डरा रहा है। मंडी में लिफ्टिंग सही तरह से ना होने के कारण यह समस्या पैदा हो रही है, लेकिन अधिकारी सभी कुछ सही होने की बात कर रहे हैं। उधर बाडरा अनाज मंडी में बाजरे की आवक लगातार हो रही है। प्रशासन के दावों के बावजूद भी खरीद कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। पहले ही लगातार बारिश होने से फसल खेत में खराब हो चुकी है। अब जब किसान किसी तरह बची हुई फसल को मंडी में लेकर आए तो ना ही खरीद कार्य शुरू हुआ और ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था की गई। ऐसे में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को फसल खुले आसमान के नीचे डालनी पड़ रही है। उन्हें चिंता है कि अगर फसल बारिश से भीग जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। साथ ही किसानों ने सरकार से जल्द ही खरीद की मांग की है। मेरा नाम जी संदीप जय किसान। मैं एक किसान होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार की जो मंशा है बाजरा खरीद की एमएसपी के ऊपर, इसमें बहुत ही बड़ा गोलमाल लग रहा है। आप देख सकते हो मंडी में बाजरा आया हुआ है लगभग 10,000 के कुंटल के आसपास, लेकिन खरीद मात्र 427 हुई है। हमारे मंडी के प्रधान थे, उन्होंने ही बताया। अब किसान कहाँ जाए? सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे, किसान जाए कहाँ? अगर किसान यहाँ बाजरा लेके आता है तो शेड के नीचे फुल है और आप देख सकते हो मेरे पीछे भी बाजरा खुले में पड़ा है। अगर किसान लेके आएगा, यहाँ बिकने की गारंटी नहीं है, अपनी फसल खराब करवा लेगा, क्योंकि मौसम है 3-4 दिन का बिल्कुल खराब बता रखा है। यहाँ लेके आया तो बाजरा खराब होने की पूरे चांस हैं, क्योंकि अगर खरीद जल्दी शुरू नहीं होती है तो सभी किसानों को लेके यहाँ धरना प्रदर्शन की भी हम चेतावनी सरकार को देना चाहते हैं। सरकार किसान के अगर किसान उसके हित में नहीं चली तो हम यहाँ धरना देंगे सभी किसानों को लेके। उधर राजस्थान की सीमा से सटे पुन्हाना उपमंडल के गांव अमीनाबाद और बिकटी के किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। परेशानी का कारण खेतों में बरसात के पानी के जमा होने से धान की फसल खराब हो चुकी है। गांव के किसान पिछले कई दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपना दुखड़ा रोते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं कि सुनते ही नहीं है और ना ही कभी ग्रामीणों की समस्या की ओर कोई ध्यान दिया है। लापरवाही के कारण फसल बर्बाद हो रही है तो यहां किसान कर्जदार होता जा रहा है। समस्या का समाधान करना तो दूर, बरसाती पानी को देखने तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने गांव में पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से गांवों से पानी निकासी की मांग करने के साथ ही खराब हुई फसल की गिरफ्तारी कर मुआवजा देने की मांग की है। हमारे गांव में गंभीर समस्या है पानी की। करीब 1.5 एकड़ फसल हमारी बर्बाद हो गई है और हमने जिला प्रशासन से कई बार लिखित में परगली वैसे भी जाकर मिले हम 10-20 आदमी, और श्रीमान एसडीएम साहब से मिले हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अफसर है उनसे मिले, मैकेनिक वालों से मिले। हमें सिर्फ एक मोटर दी गई है, अभी तक कोई दूसरी मोटर का कोई इंतजाम नहीं है। और जेई सौरभ शर्मा एक जेई है जो मैकेनिक डिपार्टमेंट से है, उससे हमने खूब रिक्वेस्ट कर ली और ना तो कोई आदमी इस मोटर को चलाने के लिए देता है और ना ही और मोटरों की व्यवस्था की जा रही है। 5 किलो नष्ट हो चुकी क्या पानी के कारण। तो क्या फसल बोई थी आपने? धान की। तो कब से पानी भरा हुआ है उसमें? उसमें हो गए तो 1 महीना करीब होगा। जो बरसात आई थी बरसात में आई थी। तो अभी कोई अधिकारी यहाँ आए हैं? नहीं, कोई सुनाई ना हो रही, कोई ना देखभाल हो रही, कुछ नहीं हो रहा हमारे यहाँ। आपका? मेरा नाम निसार है। कौन सा गाँव है? बिकटी।
सर बता प्रशासन ने किस तरह के कदम यहाँ उठाए गए हैं? कोई कदम ना उठा रहा है, ऐसी मुसीबत वो करा भाई। तो अभी कितना जल भराव है गाँव में? पूरा जल भराव, आप देख नहीं रहे हो क्या? पूरा जल भराव की बात है, करें फसल पूरी नष्ट हो गई है, आगामी फसल भी नहीं होने की उम्मीद है। तो करीब कितने एकड़ में जो है पानी भरा हुआ होगा? ये पूरा जंगल है जी, एकड़ की गिनती का पूरा जंगल कोई बचा ही नहीं। उधर बहादुरगढ़ नगर परिषद ने मेट्रो स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। नगर परिषद के कर्मचारियों ने शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन और ताऊ देवीलाल पार्क के पास अवैध दुकानों को हटाने का काम किया। इतना ही नहीं, रेहड़ी लगाने वालों को भी चेतावनी देकर हटाया गया। दरअसल ताऊ देवीलाल पार्क के साथ मेट्रो स्टेशन के पास लोगों ने बांस की लकड़ियों के सहारे काफी अवैध दुकानें बना रखी थी। इतना ही नहीं, काफी रेहड़ी वाले भी यहां रेहड़ी लगाकर सामान बेचते थे। नगर परिषद कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन की सहायता से सभी दुकानों को गिरा दिया और जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया। नगर परिषद के ईओ जनरल ने अवैध दुकानों को रेहड़ी लगाने वालों को भी चेतावनी दी, दोबारा यहां पर अतिक्रमण करने की कोशिश न करें, ऐसा करने पर दोबारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी शहर को साफ सुथरा बनाए रखने की अपील की। हमें कुछ शिकायतें मिल रही हैं कि जो मेन है रोहतक रोड है, इसके नीचे काफी एनक्रोचमेंट है। लोगों ने बांस के साथ झोपड़ियां बना के अवरोध पैदा किया हुआ है, जिसके कारण हमारे प्रधान की तरफ से भी हमारे पास शिकायत आई थी और प्रशासन की तरफ से भी लगातार हमारी मीटिंगें ली जाई है ताकि आवागमन के लिए रास्ते को खुला करवाया जाए। तो इसके लिए हमने आज अपनी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हुए, पुलिस बल लेते हुए हमने काफी एनक्रोचमेंट को रिमूव करवाया है। उधर भिवानी में बढ़ते हुए साइबर क्राइम को रोकने और बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूलों के बच्चों को जागरूक करने में जुटी है। इसके लिए स्कूल शिक्षा परियोजना विभाग ने प्रदेश भर के स्कूलों को पत्र लिखा है। साथ ही तय किया गया है कि महीने के पहले बुधवार को साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाएगा। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी समावतार शर्मा ने बताया कि विभाग का आदेश मिला है। आदेश की ही पालना के लिए जिले भर के स्कूलों में इसे भेज दिया गया है। स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि विभाग की अच्छी पहल है। बच्चे जागरूक होंगे तो समाज भी जागरूक होगा और साइबर ठगी भी रुकेगी। साइबर सुरक्षा और साइबर के खतरों के बारे में छात्रों को सचेत करने के लिए विभाग ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें हर महीने के प्रथम बुधवार को साइबर सुरक्षा से संदर्भित गतिविधियां करवाई जाएंगी। साइबर फ्रॉड जो लोगों के साथ होते हैं, चीटिंग होती है, किस तरह से उनके अकाउंट में सेंध लगाई जाती है, कैसे उनका बचाव किया जाए, इस संदर्भ में एक्सपर्ट के लेक्चर करवाए जाएंगे। हमारे विद्यालय में हर बुधवार को साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है। सरकार ने यह बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, जिससे हम लोगों को यह पता चल सकता है कि इंटरनेट के जरिए जो क्राइम होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। विद्यालय में हर बुधवार को साइबर क्राइम के बारे में क्लास दी जाती है। हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे से साइबर क्राइम के बारे में बताते हैं और हमें अच्छे से अवेयर किया जाता है कि हम अपना OTP पासवर्ड वगैरह किसी को ना बताएं और हम अब किसी साइबर क्राइम का शिकार नहीं होंगे और हम दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे। हमारे स्कूल में हर बुधवार को साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्लास ली जाती है। यहाँ पर सभी टीचर हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं। हमें बताते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर अकाउंट बनाते हैं, पहले तो 18 साल से नीचे बच्चों को बनाना ही नहीं चाहिए और अगर कोई बनाता भी है तो उस पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगानी चाहिए। जैसे हरियाणा सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, हम उसके बारे में हर बुधवार को वीकली हम चर्चा करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और बहुत अच्छा विषय सरकार ने चुना है, क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी की जानकारी न होने की वजह से बहुत सारे ऐसे फ्रॉड चल पड़े हैं कि हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, हमारे अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं। तो हम बच्चों को ये बात बताते हैं कि आप किसी को भी अपना OTP ना बताएं। उधर कुरुक्षेत्र के थानेसर हल्का विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि सूर्य ग्रहण और गीता जयंती महोत्सव की तैयारियों को लेकर किसी भी अधिकारी ने लापरवाही बरती तो निश्चित ही संबंधित अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। विधायक सुभाष सुधा शुक्रवार देर शाम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सभागार में सूर्य ग्रहण और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा
ने सूर्य ग्रहण और गीता महोत्सव को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशानुसार सूर्य ग्रहण और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की जा रही तैयारियों को लेकर समीक्षा की है। इस वर्ष कोरोना महामारी के बाद सूर्य ग्रहण मेला और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सभी अधिकारी मिलकर आपसी तालमेल के साथ काम करना सुनिश्चित करेंगे। आज केडीपी में मैंने एक क्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की एक मीटिंग रखी गई। इसमें आदरणीय हमारे एडीसी मिस्टर फलानी जी, सीओ साहब, हमारे मानव सचिव छाबड़ा जी, सौरभ चौधरी जी और सभी हमारे मेंबर यहाँ पर आए और सभी डिपार्टमेंट के लोग आए। इसके अंदर हमने एक जो हमारा बहुत बड़ा एक सूर्य ग्रहण का मेला आ रहा है और साथ में आज गीता जयंती का अवसर है, उसके लिए सफाई व्यवस्था पर, रोड के ऊपर लाइट व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारी बाहर से लाखों की तादाद में जो हमारी जनता आएगी उसको किस प्रकार से अच्छा फैसिलिटी मिल सके, उसके लिए हमने कार्य करने को। अगली खबर का रुख करते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अर्जुन नगर में 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने एक युवक नितिन को गोली मार दी। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसी व्यक्ति पर फायरिंग हुई है तो यहाँ पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची है। मैं भी यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर आगे पता लगा कि जो हमें बताया गया अभी तक मौखिक रूप से कि 3 लोग एक स्कूटी पे आए थे और जो इंजर्ड है उसके ऊपर फायरिंग की गई है और वो अभी हॉस्पिटल में है, होश में है, बात कर रहे हैं। अब इनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। घटना के बारे में तो नहीं जानता मैं। ऐसा है जिसको गोली लगी है उसका 8:40 पे मेरे पास फोन आया था, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, कि दीपू कहाँ पर है। मैंने कहा भाई मैं काम पर हूँ। 8:40 पे फोन आया था तो मैंने कहा मुझे आने में समय लग जाएगा। तो मैं आया घर तो गाड़ी लगाई तो अब पता लगा कि ऐसे ऐसे भाई कांड हो चुका है। बंदर से बाहर आया जो बंदे ने गोली मार कर बंगर दे इधर, बस ये देखा हमने तो। उधर गुरुग्राम में बीते 18 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में केएमपी के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहीं एक राहगीर ने बताया कि रास्ते में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था, जिसके सिर, मुंह और गर्दन पर चोट लगी है और व्यक्ति के शरीर पर गाड़ी चढ़ने के निशान भी प्रतीत हो रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने धारा 302-201 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं गुरुग्राम की टीम ने कार्रवाई करते हुए सीन ऑफ क्राइम, एफएसएल व फिंगरप्रिंट की पुलिस टीम को घटनास्थल पर बुलाकर निरीक्षण कराया गया। इस दौरान मृतक की पहचान राकेश के रूप में हुई है। गहनता से तफ्तीश करने पर मृतक के बेटे पर शक हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में हत्या करने वाले मृतक के बेटे को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि इसके दादा ने इसकी जमीन में से कुछ जमीन इसकी बुआ के नाम कर दी थी, जिसके कारण अपने पिता की हत्या कर दी। हमारी एसएचओ आईएमटी मानेसर की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को, नौजवान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जिसने अपने ही पिता का मर्डर करके और उसकी डेड बॉडी वहाँ आईएमटी के इलाके में जो सेक्टर 8 से और आगे केएमपी के पास कच्चा रास्ता है उससे डाल दी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।